Hello friends, welcome to Be the Topper. This is chapter 2 of class 12th Political Science, The End of Bipolarity. ये पार्ट 1 है. इसमें हम डिस्कस करेंगे the overview of the chapter and what was the Soviet system, and third is Gorbachev and the disintegration. अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. ये बी द टॉपर, दिस इज माई चैनल्स नेम. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम चैप्टर को ओवरव्यू लेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं. तो बर्लिन, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? बर्लिन वॉर, बर्लिन की दीवार, बिल्ट इन 1961 टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन ऑफ मोर देन 150 किलोमीटर. क्या है कि कह रहा है कि जो बर्लिन की दीवार है, बर्लिन इज इन जर्मनी, जर्मनी में एक बीच, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन. तो बर्लिन की दीवार बनाई गई 1961 में. क्या करने के लिए कि जो पूर्वी जर्मनी है और जो वेस्ट बर्लिन है, मतलब कि ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को अलग करने के लिए एक जर्मनी के बीच में एक दीवार बना दी गई जो कि 150 किलोमीटर की थी. और ये मतलब कि इसीलिए बनाई गई ताकि ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को अलग कर दिया जाए. और इसको ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर माना जाता है कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा सिंबल थी बर्लिन की दीवार, जिससे कि दोनों, तो क्या था कि ये जर्मनी के बीच में बर्लिन की दीवार बनाई गई. तो इससे क्या हुआ कि ईस्ट बर्लिन इधर हो गया और वेस्ट बर्लिन इधर हो गया. तो जो जर्मनी था वो भी डिवाइड हो गया. एक हो गया पूर्वी जर्मनी, एक हो गया पश्चिमी जर्मनी. जो वेस्ट जर्मनी था वो यूएस के गुट में शामिल हो गया था, और जो पूर्वी जर्मनी, दैट इज ईस्ट जर्मनी, वो उसको यूएसएसआर ने अपने ब्लॉक में शामिल कर लिया था. तो इससे क्या हुआ था कि एक ही देश के दो हिस्से होके दोनों महाशक्तियों के बीच में वो इस तरीके से बट गई थी बर्लिन की दीवार बनने से. तो ये बहुत बड़ी बात थी और ये ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर माना जाता था, जिसको क्या किया जर्मनी के लोगों ने 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया. गिरा दिया मीन्स कि अब एक ही देश में अगर दो दीवार बना दी जाए किसी की भी, किसी दूसरी दो देशों में चलते हुए प्रॉब्लम को लेके, तो उस देश के लोगों को कितना बुरा लगता है. तो उसी के लिए उन्होंने, जो जर्मनी के जो लोग थे, उन्होंने ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन दोनों के लोगों ने मिलकर दीवार में एक छेद बनाया. जैसे कि आपको अपनी चैप्टर 2 के फर्स्ट पेज पे आपको एक पिक्चर्स जो दे रखी है वहां पे दिख जाएगा. और उन लोगों ने उस दीवार को तोड़ दिया 9 नवंबर 1989 को, जो कि दिस इवेंट लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर. जो ये इवेंट हुआ, जो बर्लिन की जो दीवार जो लोगों ने 9 नवंबर 1989 को गिराई, इसको सोवियत संघ का जो विघटन, सोवियत संघ का कोलैप्स का, और जो शीत युद्ध, कोल्ड वॉर जो खत्म होता है, उसको भी एक बहुत बड़ा कारण इस दीवार के गिरने को माना जाता है कि सोवियत संघ का विघटन भी इसीलिए हुआ और शीत युद्ध भी इस दीवार के गिरने से ही खत्म हुआ. ये है बस एक ओवरव्यू है जो आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज 8 यूरोपियन कंट्रीज रिप्लेस देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. अब जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज थी, हमें पता है कि वहीं पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो उन देशों ने क्या किया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया. इवेंचुअली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड. उसके बाद सोवियत यूनियन अपना आप ही उसका विघटन हो गया, सोवियत संघ का. और हम क्या पढ़ेंगे कि कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन के विघटन का, उसके डिसइंटीग्रेशन के कॉजेज क्या रहे हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट हमने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम. सोवियत सिस्टम क्या था, सोवियत प्रणाली क्या था? तो आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एंड एन इगैलिटेरियन सोसाइटी. यूएसएसआर का बनना एक एक ये था कि इन लोगों के बीच में, ये लोग पूरी तरीके से कैपिटलिज्म को अपोज करते थे, और यूएसएसआर जो बना है उसके पीछे आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एंड लिबर्टेरियन सोसाइटी ये छुपे हुए थे कि समाजवाद व समतामूलक समाज के आदर्श रहेंगे. मतलब समाजवाद की पॉलिसी को मानेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ पे सब कोई इक्वल हो, और ये उनकी धारणा थी. सेकेंड पॉइंट इज अबॉलिशमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. निजी संपत्ति की समाप्ति. मतलब कि सोवियत संघ में किसी भी इंडिविजुअल की, कोई भी इंडिविजुअल के नॉट से कि दिस इज माय पर्सनल या और दिस इज माय प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां पे कोई निजी संपत्ति की कोई एक तरीके से जो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ही नहीं था. सब कुछ गवर्नमेंट का ही होता था, सब कुछ स्टेट एंड जैसे कि थर्ड पॉइंट में हमारे दे रखा है, स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी हैड एब्सोल्यूट पावर. तो स्टेट और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके पास ही सारी पावर थी,
और किसी के पास, जैसे कि कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसके पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी पावर होगी या वो भी कुछ कर सकता है। तो जो पूरी सत्ता थी वो राज्य और पार्टी के पास थी। और सोवियत सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसपे मतलब कि क्योंकि साम्यवाद को मानते हैं, तो मतलब कि सिर्फ एक कम्युनिस्ट ही पार्टी होती थी वहाँ पे, सिर्फ वन पार्टी सिस्टम था, सिर्फ एक ही पार्टी होती थी और कोई दूसरी पार्टी भी नहीं थी। The fourth point is the economy was planned and controlled by the state. जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से सरकार मतलब कि राज्य के द्वारा ही प्लान की जाती थी और वही उसको कंट्रोल करते थे। The economy was planned and controlled by the state. अब जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये एक तरीके से ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर इतनी बड़ी पावर के रूप में या फॉर्म में कैसे उभरा, कैसे सामने आया। तो बिकॉज इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नेटवर्क, एक बहुत ही उन्नत संचार प्रणाली थी सोवियत संघ के पास, यूएसएसआर के पास। सेकेंड पॉइंट है उसके पास वास्ट एनर्जी रिसोर्सेस थे, ऊर्जा संसाधन उसके पास बहुत सारे थे, इंक्लूडिंग ऑयल भी था, आयरन एंड स्टील की बात करें तो वो भी था, मशीनरी प्रोडक्शन भी उनके यहाँ होता था, एंड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर, आवागमन की एकदम सुव्यवस्थित विशाल प्रणाली उनके यहाँ पे होती थी। ये कुछ ऐसे गलती से टाइप हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, मतलब उनकी डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री इतनी लार्ज थी कि जो भी सामान बनाना होता था वो लोग अपने ही कंट्री में बनाते थे, ऐसा नहीं करते थे जैसे आजकल हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो वो लोग बहुत ही सारा सामान, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा, अपनी ही कंट्री में वो लोग बनाते थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट ensured a minimum standard of living for all its citizen and government subsidized basic necessities, मतलब कि स्टेट ने अपने हर एक सिटीजन के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करा था कि इतनी ही तो चीज़ें तो हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को मिलनी ही चाहिए। और जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती थी लाइफ की, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडाइज कर रखा था कि मतलब कि कम दामों पर भी लोग इसको अवेल कर पाएँ। हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम। इतना भी कुछ इतना सब कुछ अच्छा था सोवियत संघ के पास, बट फिर भी उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसका विघटन हो गया। तो उसके विघटन के पीछे क्या कारण रहे थे हम वो अभी पढ़ेंगे कि उसके कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या थे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बता रखा है कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कि वहाँ पे डेमोक्रेसी का पूरी तरीके से एक तरीके से अभाव था और लोगों के पास बोलने तक का, अपने को एक्सप्रेस करने का, दे हैड नॉट द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो अगर उनको कभी भी सरकार से कोई असहमति है, सरकार से कुछ प्रॉब्लम है, फिर किसी भी चीज़ से उन्हें कुछ आवाज़ उठानी है, तो द पीपल कुड नॉट एबल टू डू दैट, वो नहीं कर सकते थे ऐसा। तो वो क्या करते थे कि जोक्स में और कार्टून्स बना बना के अपनी असहमति को व्यक्त करते थे। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट इज अनअकाउंटेबल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। तो अभी हमने पढ़ा कि वहाँ पे सिर्फ वन पार्टी सिस्टम था, एक ही पार्टी होती थी कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि अनअकाउंटेबल थी, मतलब कि वो जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी। कि आज भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम अपनी गवर्नमेंट से कुछ पूछें तो वो हमें जवाब दें, पर उस समय क्या था, जो कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ की थी वो जनता को जवाबदेह नहीं थी। कुछ भी काम हो गया, जनता जवाब मांग रही है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। तो ऐसा किसी को पसंद नहीं था। तो मतलब जब लोगों को ये सब सिस्टम पसंद नहीं था, तो यही सब कारण थे जिससे धीरे धीरे जो डिसइंटीग्रेशन की कगार पर सोवियत यूनियन जाता रहा। Third point is USSR was formed with 15 republics, but Russia dominated everything. मतलब यूएसएसआर 15 रिपब्लिक्स 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, बट जो रशिया था उसने हर चीज को डोमिनेट कर रखा था। एंड पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सरप्राइज्ड, मतलब और एरियाज, मतलब और जो 14 जो रिपब्लिक्स थे, वहाँ के लोगों को ऐसा लगता था कि हमें तो कोई देखता ही नहीं है, तो उनको नेग्लेक्टेड और ऑफन सरप्राइज्ड फील होता था। तो ये भी एक कारण था डिसइंटीग्रेशन का ऑफ सोवियत यूनियन। The fourth point is the Soviet Union lagged behind the Western technology infrastructure. मतलब जो सोवियत यूनियन था वो पश्चिम के देशों से, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उनके मुकाबले टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में वो उनसे पीछे रह गया। ये भी एक कारण था। एंड द सोवियत यूनियन also lagged in fulfilling the
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन, लोगों की जो राजनीतिक और आर्थिक जो आकांक्षाएं थी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो एस्पिरेशन जो उनके सोवियत यूनियन के सिटीजन्स की, वो भी सोवियत यूनियन की सरकारें मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी और स्टेट पूरी नहीं कर पाया, जो कि एक बहुत बड़ा कारण रहा उसके डिसइंटीग्रेशन का। अब क्या होता है कि सोवियत यूनियन the Soviet invasion of Afghanistan in 1979 weakened the system even further। अब इतना पहले से ही इतनी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही थी एक तरीके से, बट अभी सोवियत यूनियन ने क्या किया, 1979 में अफगानिस्तान पर एक आक्रमण कर दिया, एक इन्वेजन कर दिया, तो जिससे कि क्या हुआ, जो सिस्टम था वो और भी वीकन और भी कमज़ोर होता चला गया। इससे क्या हुआ, मतलब जब सब कुछ सरकार के पास ही होता है और वो किसी दूसरे देश पर आक्रमण इन्वेजन कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत सारे रिसोर्सेज को बर्बाद कर देते हैं। तो क्या होता है, रिसोर्सेज बर्बाद हो गए तो शॉर्टेजेस इन ऑल कंज्यूमर गुड, जितने भी कंज्यूमर गुड थी उनमें भी शॉर्टेजेस आने लगी। फूड इंपोर्ट्स इंक्रीज एवरी ईयर, फूड का इंपोर्ट बढ़ाना पड़ गया, जैसे कि पहले उनकी एकदम लार्ज डोमेस्टिक कंज्यूमर जो इंडस्ट्री थी, अब क्या हो रहा है कि कंज्यूमर गुड में भी शॉर्टेज आ रही है, कंज्यूमर गुड में भी, एंड उनको फूड भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। The Soviet economy was faltering in the late 1970s and became stagnant। सोवियत जो इकोनॉमी थी लेट 1970s में बहुत लड़खड़ा रही थी और उसके बाद एकदम रुक गई, उसके बाद उसका कुछ नहीं हो पाया, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ही हुआ। अब जो सेकेंड टॉपिक था हमारा कि गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। अब गोर्बाचेव का क्या लेना देना है सोवियत यूनियन के विघटन से। तो गोर्बाचेव कौन थे, गोर्बाचेव वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। जब तक सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ तो उसे सोवियत यूनियन ही कहते थे, और उसका जो लास्ट प्रेसिडेंट थे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। ये कब तक, मिखाइल गोर्बाचेव लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन 1985 to 1991 तक ये वहाँ के प्रेसिडेंट रहे, और 1991 में ही सोवियत यूनियन का विघटन डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो मिखाइल गोर्बाचेव इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज ऑफ पेरेस्ट्रोइका। मीन्स जो मिखाइल गोर्बाचेव थे जब वो लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन बने, तो उन्होंने कुछ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज लाइक पेरेस्ट्रोइका मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग, पुनर्रचना, एंड ग्लासनोस्ट ओपननेस, खुलेपन जैसी कुछ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज लगाई। पेरेस्ट्रोइका मीन्स जो पुनर्रचना है, इसका क्या मतलब होता है कि सिस्टम जो सोवियत प्रणाली थी वो बहुत ही रिजिड हो चुकी थी। तो मिखाइल गोर्बाचेव थॉट कि हम इसको एक तरीके से हमें इसको रीस्ट्रक्चर, इसको दोबारा बनाना चाहिए, और इतनी मतलब कि जनता को कुछ, जैसे कि हमें पता था कि द पीपल हैड नॉट द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो उन्होंने इसीलिए खुलेपन की भी आवाज़ उठाई। तो ये दो पॉलिसीज पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, ये आपको याद रखना है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने ये अपनाई थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस की। ही स्टॉप्ड द आर्म्स रेस विद द यूएस, उन्होंने यूएस के संग जो एक सोवियत यूनियन की जो एक होड़ लगी हुई थी हथियारों की, उसको भी रोका, और उन्होंने ये जो डिसीजन लिया कि हम पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट अपनाएंगे, मतलब पुनर्रचना करेंगे इस सोवियत प्रणाली की, और समाज में मतलब सोवियत प्रणाली में थोड़ा सा ओपननेस होनी चाहिए ताकि जनता को भी अपनी आवाज़ एक उठाने का मौका मिले। तो ये उन्होंने किया। बट हाउएवर क्या होता है, गोर्बाचेव का जो डिसीजन होता है कि वो नॉर्मलाइज करेंगे रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज, अपने रिलेशंस को अच्छा करेंगे, और सोवियत यूनियन को एक लोकतांत्रिक रूप देंगे, उसको डेमोक्रेटाइज करेंगे, और सोवियत यूनियन का रिफॉर्म, सोवियत यूनियन के अंदर जो रिफॉर्म लाएंगे, इन सबके पीछे एक इंटेंशन तो बहुत अच्छी थी गोर्बाचेव की, बट हुआ वो ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। बहुत ही इसके मतलब बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट हमें देखने को मिले। तो क्या किया, मतलब इसके इफेक्ट क्या हुए, द पीपल ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल, एंड द कम्युनिस्ट रिजाइम्स कोलैप्स्ड वन आफ्टर अनदर। जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज थे, जैसे कि हमने ओवरव्यू में पढ़ लिया, उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, एंड उन्होंने ये भी कहा कि मतलब दे विल नॉट, मतलब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे अब कि सोवियत कंट्रोल उनके ऊपर और रहे, और कम्युनिस्ट रिजाइम को उन्होंने रिप्लेस किया, और जो कि धीरे धीरे कोलैप्स होती गई। और इस जो गोर्बाचेव की जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो गोर्बाचेव की जो रिफॉर्म थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को भी बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि उनको इतने दिनों से एक तरीके से आदत पड़ चुकी थी कि सारी पावर उन्हीं के हाथ में थी। तो दे ऑल्सो अपोज्ड, द लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑल्सो अपोज गोर्बाचेव रिफॉर्म्स, क्योंकि उनको पसंद नहीं आए। तो
नेक्स्ट ये तो एक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पावर बिगैन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर्स टू रिपब्लिक, स्पेशली इन द मोर यूरोपियनाइज्ड पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। क्या हुआ कि अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो जो पावर थी जो सोवियत सेंटर्स के पास थी अब तक, वो रिपब्लिक्स के पास चली गई। तो क्योंकि अब वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि कोई और उन पर कंट्रोल करे, क्योंकि उनको सोवियत यूनियन की पॉलिसीज भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और वो लोग एक तरीके से वो इन्फ्लुएंस भी हो रहे थे अमेरिकन पॉलिसीज से, क्योंकि उन्होंने बाद में कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को ही अपना एक बेस बनाया था जब वो सोवियत यूनियन से निकल गए थे। वो रिपब्लिक्स जो कि सोवियत यूनियन में ऑलरेडी थे, तो वो निकल रहे थे, तो उन्होंने अपना बेस बनाया कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को। इन दिसंबर 1991 under the leadership of Boris Yeltsin. Boris Yeltsin कौन है? He was the first elected president of Russia. अब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जितनी भी पावर होती है वो रशिया के पास आ जाती है, वो रशिया के फॉर्म में उभरता है। तो रशिया में एक इलेक्ट किया जाता है एक प्रेसिडेंट को, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जो कि कौन थे? बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन की जो लीडरशिप में रशिया ने 1991 में, यूक्रेन ने और बेलारूस ने, ये तीन कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने कहा, डिक्लेयर्ड, द थ्री कंट्रीज डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। वो किया, तो सोवियत यूनियन है वो खत्म हो गया। तो आगे क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी वाज बैंड, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया जाता है। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को, मतलब कि पूंजीवाद और लोकतंत्र को आधार मानती हैं वो कंट्रीज जो कि अब सोवियत यूनियन से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनको पूंजीवाद और लोकतंत्र में एक अच्छा स्कोप नजर आ रहा था और उनको ये नीतियां अच्छी लग रही थी। तो क्या होता है, वो लोग अपना लेते हैं। तो एक तरीके से यूएसएसआर का विघटन होता हुआ दिख रहा है, लो कंट्रीज उसमें से निकल रही हैं। और सीआईएस इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये बन रहा था, मतलब जो अब इंडिपेंडेंट जो होते जा रहे थे सोवियत यूनियन से, तो एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन रहा था। तो ये दोनों चीजें कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का फॉर्मेशन, ये दोनों चीजें जो मिडिल ईस्ट, जो मतलब मिडिल जो मध्य एशियाई जो देश थे, उनके लिए एक बहुत ही एक नई बात थी, मतलब कि उनको कुछ हैरानी करने वाली बात थी, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इन देशों को क्या किया कॉमनवेल्थ का, तो जो मध्य एशियाई जो देश थे, उनको जो ये राष्ट्रकुल बनाया जा रहा था, इसको हिंदी में राष्ट्रकुल कहेंगे, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, इसको क्या करा था उन्होंने, जो मध्य एशियाई देश थे उसको इनका संस्थापक बना दिया। तो रशिया, अब उसके बाद रशिया वॉज एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। हमने पिछले स्लाइड में भी ये पढ़ा कि जो सोवियत यूनियन था उसका सक्सेसर स्टेट बनता है रशिया। Russia was accepted as the successor state of the Soviet Union. It inherited the Soviet seat in the UN Security Council. आगे आप अपने नेक्स्ट जो फर्दर जो चैप्टर्स आएंगे इसमें आप पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की एक वन ऑफ द काउंसिल है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें क्या होता है कि 5 देश जो होते हैं उनके पास एक परमानेंट जो सीट होती है वो होती है, और 10 होते हैं वो अस्थायी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं। तो उनमें से जो एक, जैसे रशिया के पास जो सीट पहले सोवियत यूनियन की थी वो रशिया को मिल जाती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसके पास अभी भी वीटो का राइट है। और इसके बारे में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको आगे की वीडियोस में और पता चलेगा। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। इंटरनेशनल ट्रीटीज जो सोवियत संघ ने और इंटरनेशनल जो कमिटमेंट जो सोवियत संघ ने कर रखी थी, सोवियत यूनियन ने जो कर रखी थी, उन सबको एक्सेप्ट करता है कौन? रशिया। इट टुक ओवर एज द न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस and carried out some nuclear disarmament measures with the US. तो न्यूक्लियर जो पावर थी, जो वो जो पहले सोवियत संघ के पास थी, सोवियत यूनियन के पास थी, वो अब रशिया के पास आ जाती है। और जो न्यूक्लियर पावर आती है उसके बाद रशिया जो है वो यूएस के साथ कुछ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, मतलब कि कुछ ऐसी परमाणु निरस्त्रीकरण की जो ट्रीटीज होती हैं वो करता है, और ऐसे चलता है। और अब क्या है इस टाइम पे, मतलब कि सोवियत यूनियन पूरी तरीके से डिसबैंडेड हो चुका है, उसका पूरा डिसइंटीग्रेशन हो गया है।
तो ये था बस आप आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।